हाँ बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। कल वाला रिवाइज किया, ट्यूशन लगाए उसके। तो कल अपन ने एक्सियल स्केलेटन जो था उसकी बात कर ली थी। अक्षीय कंकाल जो था वो अपना कंप्लीट हो गया था। आज अपन उपांगीय या पेंडिक्यूलर कंकाल जो है उसकी बात करते हैं। उपांगीय कंकाल। तो पेंडिकुलर स्केलेटन आप लोग जो फ्लो चार्ट शुरुआत में बनाया था उसकी तरफ देखें। उसके अंदर दो बातें थी। एक तो था उसमें गर्डल और एक उसमें था लिम्ब्स। गर्डल में 6 बोन थी और लिम्ब्स में 120 थी, क्योंकि उपांगीय जो कंकाल है उसमें 126 बोन्स होती हैं। तो सबसे पहले अपन इसी गर्डल की बात ही यहाँ पे करते हैं। गर्डल्स, मेखलाएं। मेखलाएं जो हैं वो दो टाइप की हैं, अपन ने फ्लो चार्ट में लिखा है। एक तो है अंश मेखला, और एक है श्रोणी मेखला। अंश मेखला जिसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, और श्रोणी मेखला पेल्विक गर्डल, है ना। तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? अंश मेखला की। अंश मेखला पेक्टोरल गर्डल। तो देखिए, जो पेक्टोरल गर्डल है इसमें कुल 6 बोन्स होती हैं। इसमें कुल 6 अस्थियां होती हैं। 2 हाफ या आधे भाग होते हैं। 2 हाफ भाग इसके होते हैं, या 2 अर्धांश जिसको अपन कह सकते हैं, हाफ या अर्धांश। और जो प्रत्येक हाफ है, प्रत्येक आधे भाग में 2 अस्थियां होती हैं। ठीक है, जिन्हें स्केपुला व क्लेविकल कहते हैं। दोनों अर्धांश या दोनों हाफ भाग के मध्य दूरी होती है, वो आपस में जुड़े नहीं होते हैं, है ना। तो अगर डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाऊं कि ये जैसे कल अपन ने अगली लास्ट क्लास में स्टर्नम की बात की थी कि ये उरोस्ती है, तो उरोस्ती से जो है आपको मैंने कहा था क्लेविकल जुड़ा होता है उसके मैनोब्रियम वाले भाग से। एक क्लेविकल इस तरफ और एक क्लेविकल इस तरफ। क्लेविकल, उरोस्ती। और ये जो क्लेविकल है
ये कनेक्टेड होता है किसके साथ? स्केपुला के साथ। स्केपुला एक अर्धांश, अब देखो ये हो गया स्केपुला और क्लेविकल, और एक अर्धांश इस तरफ हो गया स्केपुला और क्लेविकल। तो आप लोग देखें कि जो पेक्टोरल गर्डल है, सॉरी इसमें मैंने जैसे अंश मेखला में कुल 6 लिख दिया, यहाँ पे 4 आपको याद रखना है। ये इसमें कुल 4 बोन है और 2 हाफ भाग होते हैं, प्रत्येक हाफ भाग में 2 अस्थियां होती है, एक स्केपुला एक क्लेविकल। तो दोनों अर्धांश जो हैं वो कंप्लीटली आपस में जुड़े हुए भी नहीं है, तो दोनों के बीच में दूरी भी है, और हर एक अर्धांश में 2 अस्थियां हैं, एक स्केपुला एक क्लेविकल, एक स्केपुला और एक क्लेविकल। तो अब सबसे पहले अपन लोग जो है स्केपुला की अगर बात करें, स्केपुला, तो स्केपुला एक ट्राइएंगुलर अस्थि है। यह जो है वो रिब्स सेकेंड टू रिब्स 7th तक होती है पीछे की तरफ डोर्सली, और इसकी संरचना की अभी चर्चा करते हैं, इतने में आप लोग ये नोट करें पूरा। अब स्केपुला की स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ इस तरीके से देखें। देखो मान लो इस स्केपुला को हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शित किया है, ठीक है। तो इस स्केपुला या इस ट्रायंगुलर बोन जो है, इसमें यहाँ पे केविटी है, गुहा इसको बोला गया। इस केविटी को बोलते हैं ग्लिनोइड केविटी, ग्लिनोइड केविटी। और इसी केविटी में ह्यूमरस अस्थि जुड़ी होती है, इसी के साथ हमारी जो हाथ की ह्यूमरस अस्थि है वो कनेक्टेड रहती है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसको जो है ग्लिनोइड केविटी के बारे में हम लोगों ने बात करती है। ह्यूमरस अस्थि जुड़ी होती है, उसका जो बॉल वाला पार्ट है वो इसके साथ जुड़ा होता है। तो इतना में आप लोग एक बार नोट करें इसको पॉज करके। तो ये जो ट्राइएंगुलर बोन है जिसमें गुहा केविटी होगी, ग्लिनोइड केविटी, जिसमें ह्यूमरस अस्थि जो जुड़ी होती है। फिर आप लोग यहाँ पे देखिए 2 प्रोसेस है, एक कोरेकोइड प्रोसेस। कोरेकोइड प्रोसेस जो है इससे टेंडन्स जुड़े होते हैं। टेंडन्स वो है जो मसल्स को बोन के साथ जोड़ते हैं, हाथ वाली जो मसल्स हैं वो इनके साथ कनेक्टेड होती हैं, तो टेंडन्स उनके इसके साथ कोरेकोइड से जुड़े होते हैं। एक्रोमियल प्रोसेस जो है इससे एक्रोमियल प्रोसेस से क्लेविकल, इससे क्लेविकल जुड़ी होती है। तो ये आपको यहाँ पे स्केपुला से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ट्राइएंगुलर बोन है
और ये जो हमारी रिप्स हैं उसकी देखें अगर उसकी सीध में तो 2 से 7 तक पीछे की तरफ है, एक तो ये यहाँ पे है और एक इस तरफ है, ठीक है। और इसके ऊपर ग्लिनोइड कैविटी है जिससे ह्यूमरस की बॉल जुड़ी होती है। एक्रोमियल प्रोसेस से क्लेविकल, ये देखो यहाँ पे क्लेविकल जो है वो इस एक्रोमियल प्रोसेस से यहाँ पे जुड़ा है और एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो क्लेविकल का एक एंड अभी बात कर रहे हैं स्टर्नम से और दूसरा स्केपुला के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये एक बोन स्केपुला का हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया है, नोट कर लें। स्केपुला के बाद अगली जो बात कर रहे हैं वो है क्लेविकल। यह एप जैसी बोन है, इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। क्योंकि इसकी वजह से सुंदरता नजर आती है इसलिए इसको ब्यूटी बोन बोलते हैं। और इसका एक सिरा स्टर्नम से व दूसरा स्केपुला से जुड़ा होता है। इसका एक सिरा स्टर्नम के मेनोब्रियम से और दूसरा सिरा स्केपुला की एक्रोमियल प्रोसेस के साथ कनेक्टेड रहता है। क्लियर? तो ये बात हुई किसकी? क्लेविकल की। तो ग्लिनोइड गर्डल के अंदर हम लोगों ने किसकी बात कर ली है? पेक्टोरल गर्डल की बात यहाँ पे हम लोगों ने कर ली है। ठीक है, टोटल 4 बोन है, 2 अर्धांश है, दोनों अर्धांशों के बीच में दूरी है, एक अर्धांश में 2 बोन है, क्लेविकल और स्केपुला। स्केपुला जो है उसके पास ग्लिनोइड कैविटी है जिससे ह्यूमरस जुड़ा होता है, एक्रोमियल प्रोसेस से क्लेविकल जुड़ी थी और कोरेकोइड प्रोसेस से टेंडन जुड़ा होता है। क्लेविकल ब्यूटी बोन है जिसका एक एंड स्टर्नम से और दूसरा एंड जो है वो स्केपुला के साथ जुड़ा होता है। इतनी चीज आपको इसमें याद रखनी है, नोट कर ले बोझ करके। चलो अब बात करते हैं किसकी? श्रोणी मेखला की। पेल्विक गर्डल, श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला इसमें कुल 2 बोन होती है। दो हाफ भाग आपस में जुड़े हुए, इसके अंदर 2 हाफ भाग आप दूर दूर थे, इसमें भी 2 हाफ भाग होते हैं लेकिन पास पास आपस में जुड़े होते हैं। प्रत्येक हाफ या आधे भाग को कॉक्जल बोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉक्जल बोन। और कॉक्जल बोन के 3 भाग होते हैं। कौन से 3 भाग हैं कॉक्जल बोन के? एक है इलियम, दूसरा है प्यूबिस, तीसरा है इशियम। इलियम, प्यूबिस और इशियम, ये 3 भाग होते हैं, आपस में जुड़ करके एक कॉक्जल बोन का निर्माण करते हैं। कुछ इस तरीके से देखें।
जैसे ये एक अर्धांश है और एक अर्धांश इस तरफ है, ऐसे। ये पूरा जो है वो पेल्विक गर्डल को रिप्रेजेंट किया गया है। इस अपर भाग को बोलते हैं क्या, इलियम। इस भाग को बोलते हैं इशियम, और इस क्षेत्र को बोलते हैं प्यूबिस, है ना। अब ये एक अर्धांश है और एक अर्धांश इस तरफ भी तो है, तो ये भी इलियम, ये इशियम और ये प्यूबिस। इन दोनों प्यूबिस क्षेत्रों के बीच में एक वाइट फाइब्रस कार्टिलेज होती है जो इनको जोड़ती है, इसी को बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब यहां पर एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग को बोलते हैं एसिटेबुलम। इसमें फीमर का हेड जुड़ा होता है, फीमर अस्थि जो उसका हेड इसी के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पर दो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को बोलते हैं ऑब्टूरेटर फोरामिना। एक इधर है और एक इधर है। ऑब्टूरेटर फोरामिना मसल्स जुड़ाव क्षेत्र है। यहाँ पे मसल जो है पैरों की वो जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और यहाँ जो है इनके बीच में वही आपका क्या बोलते हैं, स्पाइनल, वो वर्टिबल कॉलम जो है वो कनेक्टेड है। ये लंबर वर्टिब्रा है ना, लंबर वर्टिब्रा, ये सैक्रल, और लास्ट में कॉकेक्स वाला पार्ट है ना। ये इस तरीके से पीछे से उसको कवर करता है और ये वॉश बेसिन के समान नजर आता है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो केविटी ग्लिनोइड, सॉरी एसिटेबुलम केविटी जो है, एक इधर है, ये तीनों बोन बनाती हैं, तीनों बोन से बना। तीनों कौन सी बोन है, एलियम, प्यूबिस और इशियम, तीनों इसको बनाते हैं। लेकिन ऑब्टूरेटर फोरामिना जो है, ऑब्टूरेटर फोरामिना ये वाला केवल प्यूबिक या प्यूबिस व इशियम से बना होता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है। तो ऑब्टूरेटर फोरामिना को दो ही बोन वाले भाग बनाते हैं, लेकिन जो कैविटी है एसिटेबुलम, उसको तीनों ये बोनी भाग जो हैं मिलकर के बनाते हैं। क्लियर? तो इसको आप लोग पॉज करके नोट करें। ठीक है। अब अंश मेखला और श्रोणी मेखला में क्या अंतर है? तो अगर देखें दोनों के अंदर कंपैरिजन अपन लोग करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो श्रोणी मेखला है मादा के अंदर थोड़ा छोटा होता है लेकिन चौड़ा होता है। नर में ये जो है वो लंबा होता है, चौड़ा कम होता है। ठीक है। अब दोनों गर्डल को कंपेयर कर लेते हैं। जैसे सीरियल नंबर, लक्षण, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। तो बोन्स की अगर बात करें तो पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन है और पेल्विक गर्डल में 2 बोन है।
हाफ भाग जो हैं दूरी पर स्थित होते हैं, पास पास स्थित होते हैं। बोन्स के नाम अगर देखें अर्धांश में तो वो क्या हैं? स्केपुला व क्लेविकल। और इसमें क्या है? एलियम, प्यूबिस और इशियम। केविटी की बात करें तो इसमें ग्लिनोइड केविटी है और इसके अंदर एसिटेबुलम है। क्षेत्र की बात करें किस क्षेत्र में ये हैं तो ये है कंधे या शोल्डर क्षेत्र में, शोल्डर क्षेत्र कंधे वाला। और ये है पेल्विक क्षेत्र। पेल्विक क्षेत्र मतलब श्रोणी क्षेत्र, ये वाला नीचे वाला। क्लियर? तो ये कंपैरिजन है, तो ऊपर एक हेडिंग लगा देना, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल में तुलना। फिर ये नोट कर लो आप लोग। ठीक है, चले आगे। तो ये दोनों गर्डल की हम लोगों ने बात कर ली है। अब आप लोग देखें किसकी बात आई है? गर्डल हो गया है। अब बात करेंगे लिम्ब्स की। गर्डल की चर्चा हो गई, अब किसकी बात करेंगे? लिम्ब्स की। तो लिम्ब्स जो 120 हैं तो इसकी दो कैटेगरी हैं, अग्रपाद और पश्चपाद। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? अग्रपाद की। फोर लिम्ब, अग्रपाद। तो अग्रपाद जो है इसमें कुल 120 अस्थियां होती हैं। इसके भाग की बात करें तो इसमें अपर आर्म ऊपरी भुजा, लोअर आर्म इसको फोर आर्म भी बोलते हैं। प्रत्येक हाथ में, है ना? अपर आर्म, लोअर आर्म या फोर आर्म। इसके बाद में जो है हैंड, हैंड के अंदर कलाई, रिस्ट हो गया, इसको कलाई बोलते हैं। पाल्म हथेली और फिंगर अंगुलियां। तो अपर आर्म जो है इसमें एक अस्थि है, नाम क्या है? ह्यूमरस। लोअर आर्म जो है इसमें दो अस्थियां हैं, नाम क्या है? टीबिया व फिबुला। टीबिया और रेडियस और अल्ना, रेडियस व अल्ना। फिर हैंड की अगर बात करें तो इसमें रिस्ट जो कलाई है उसके अंदर 8 बोन्स हैं जिनको बोलते हैं कार्पल्स। और हथेली के अंदर 5 बोन हैं जिनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। और फिंगर्स जो हैं उसमें 14 फेलेंजेज होती हैं। तो इस तरीके से 3, 8, 5 और 14 ये टोटल जो है वो आपके 30 बोन्स जो हैं प्रत्येक हाथ के अंदर मौजूद होती हैं। तो
अपर आर्म, लोअर आर्म, फिर हैंड, हैंड में रिस्ट, फिर जो पाल्म वाला पार्ट है और ये फिंगर हो गई है ना। तो ये आप लोग नोट करें जल्दी से, इतना हो गया। ठीक, तो एक हाथ में जो है अच्छा यहाँ पे 120 कर दिया गया, इसकी जगह आपको क्या करना है 60, 30, 120 तो पूरा फोर आर्म और मतलब फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब दोनों मिलाकर के उसको 60 करना है भाई, 60। अब जैसे अपर आर्म की बात करें, जिसमें ह्यूमरस मौजूद होता है, तो ह्यूमरस की संरचना अगर देखें ये कुछ इस तरीके से है। यस, ये ह्यूमरस है, ये इसकी बॉल जैसा हेड है, बॉल लाइक हेड, और यही जॉइंट बनाता है। ये किस में जुड़ता है, यह है स्केपुला की ग्लिनोइड केविटी में जुड़ता है। इसको डेल्टोइड रिज बोलते हैं, डेल्टोइड रिज। ठीक है, ये इसका लास्ट पार्ट है। इसको बोलते हैं ओलिक्रेनॉन फोसा। फोसा का मतलब है एक गड्ढा, फोसा को क्या बोलेंगे, गड्ढा। अब इसके अपर आर्म के बाद जो लोअर आर्म है उसकी बात करते हैं, जिसमें दो हड्डियां हैं, दो बोन्स हैं, एक तो रेडियस और एक है अल्ना। तो रेडियस अल्ना की बात करें तो जो रेडियस है अल्ना से छोटी होती है। अल्ना में ओलिक्रेनॉन प्रोसेस होता है, रेडियस और अल्ना यहीं पे, जैसे ये रेडियस हो गई और ये यहाँ पे अल्ना हो गई, उसके साथ में कनेक्टेड रहती है हिंज जॉइंट के थ्रू। तो आप लोग देखें कि जैसे मैं इस तरीके से खड़ा हूँ, ये वाली मेरी पोजीशन आपको नजर आ रही है, तो इसमें अभी अंदर की तरफ, इस साइड अंदर की साइड जो वो रेडियस है और बाहर की तरफ अल्ना है। अंदर की तरफ रेडियस है अंगूठे की सीध में, और बाहर की तरफ जो है वो अल्ना है। इस हाथ को ऐसे कर लेंगे तो अंगूठा बाहर की तरफ चला गया, तो बाहर की तरफ अब रेडियस चली जाएगी, अंदर की तरफ अल्ना आ जाएगा, और अब अंदर की तरफ रेडियस और बाहर की तरफ अल्ना, मतलब अंगूठे की सीध में जो हमारा थंब है इसके सीध में जो है रेडियस है। अब इसको ऐसे कर लेंगे तो इस अंगूठे की सीध में क्या है, रेडियस, और बाहर की तरफ अल्ना है। तो ये इसके साथ में कनेक्टेड रहती है। ठीक है, नोट कर लो। अब एक चीज याद रखना कि जो ओलिक्रोनेन प्रोसेस होता है, एक उभरा हुआ भाग, जैसे जैसे हाथ बाहर की तरफ जाएगा तो अल्ना का ओलिक्रोनेन प्रोसेस, अब ये हाथ यहाँ पे अटक गया क्योंकि इसका ओलिक्रोनेन प्रोसेस जो है इस ओलिक्रोनेन फोसा छिद्र के अंदर फिट हो जाता है, जिससे हाथ और ज्यादा बाहर की तरफ नहीं जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि अल्ना में क्या है, रेडियस, डेल्टोइड रिज है, सॉरी ह्यूमरस में क्या है, डेल्टोइड रिज है, और ओलिक्रोनेन फोसा है। ओलिक्रोनेन प्रोसेस किस में है, रेडियस में, अल्ना में, अल्ना के अंदर है। क्लियर? रेडियस और अल्ना जो है वो आपस में पाइवोट जॉइंट, आगे हम लोग बात करेंगे, आपस में पाइवोट जॉइंट से जुड़ी होती है। ठीक है, ये नोट करें आप लोग।
अब फोर आर्म, लोअर आर्म की बात हो गई। इसके बाद में अगर हम लोग देखें रिस्ट, कलाई वाला भाग, तो इसके अंदर कुल 8 अस्थियां पाई जाती हैं। ये 2 कतार में होती है। प्रत्येक कतार में 4 अस्थियां होती हैं। इन्हें कार्पल्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। फिर कलाई के बाद में जो है बात करें, पाल्म, हथेली जिसको बोलते हैं, तो इसमें 5 अस्थियां होती हैं। इन्हें मेटा कार्पल्स कहा जाता है। लास्ट के अंदर जो है फेलेंजेस की बात करें, अंगुलास्थियां, अंगुलास्थियां, अंगुलियों जिसको बोलते हैं, डिजिट। तो डिजिट सूत्र या फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करें तो ये है 2 3 3 3 3। हमारा जो अंगूठा है उसमें 2 बोन है, फिर प्रत्येक अंगुली के अंदर 3-3 है, तो टोटल कितने हो गए? जैसे अंगूठे वाली में, इसको थंब बोलते हैं, टोटल कितने हो गए? 14। तो ये बात हो गई किसकी? फेलेंजेस की। तो ये जो है एक हाथ के अंदर 30 बोन होगी, तो दोनों के अंदर कितनी होगी आपकी? 120, सॉरी, एक हाथ में 30 है तो दोनों में कितनी होगी आपकी? 60। ये हो गई 4 लिम्ब की बात। अब आगे बात करते हैं किसकी? हाइंड लिम्ब की। तो ये नोट कर ले आप लोग। ठीक है, एनसीईआरटी में स्केलेटन का जो डायग्राम दिया है उसकी लेबलिंग आप लोग देख लेना। उसमें कहाँ पे ह्यूमरस है, कहाँ पे रेडियस अल्ना है, कहाँ पे कार्पल्स, मेटाकार्पल, फेलेंजेस है, उसका नामांकन अच्छे से आप लोग देख लेना। उसी पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेबलिंग वाला। फिर हाइंड लिम्ब की बात करें, पश्चपाद जिसको बोलते हैं, तो इसमें देखें, इसमें जैसे थाई, सेंक, नी, एंकल, शोल और फेलेंजेज। पश्चपाद जो है इसमें भी प्रत्येक में 30 बोन होती है, प्रत्येक में 30 होती है। तो थाई वाला भाग जो है, जिसको ये थाई वाला भाग है, तो इसमें एक अस्थि है जिसको क्या बोलते हैं? फीमर। फीमर लॉन्गेस्ट बोन है, आपके शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर ही है। सेंक के अंदर जो है 2 अस्थियां हैं, जिसको बोलते हैं टीबिया व फिबुला। नी के अंदर एक अस्थि जिसको बोलते हैं पटेला। पटेला को नी कैप भी बोलते हैं।
एडी एंकल वाले भाग में 7 अस्थियां होती हैं जिनको बोलते हैं टार्सल। कितने? 7 अस्थियां होती हैं जिनको बोलते हैं टार्सल। और सोल वाला जो भाग है उसके अंदर 5 अस्थियां हैं जिनको बोलते हैं मेटाटार्सल्स। और फेलेंजेज के अंदर वही 14 अस्थियां हैं जिनको टोज कहा गया है। उनका फॉर्मूला भी वही है 2 3 3 3 3। तो इस तरीके से हैंड लिम्ब जो है उसके अंदर ये 30 अस्थियां प्रत्येक में पाई जाती हैं। फिगर के थ्रू थोड़ा सा अगर रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग तो ये जैसे फीमर हो गई, सबसे लंबी अस्थि है ना, फीमर। उस पे जो मुख्य रूप से वजन पड़ता है वो किसका पड़ता है? वो है आपका यहाँ पे देखें टीबिया, ये बाहर की तरफ फिबुला। तो टीबिया जो है उस पे ज्यादा वजन पड़ता है, फिबुला उससे पतली होती है, ठीक है। और यहाँ पे इसी के ऊपर जो है नी कैप पटेला अस्थि होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर एंकल वाले भाग में 7, सोल में 5 और फेलेंजेस के अंदर आपकी 14 अस्थियां हो जाती हैं। तो इनकी लेबलिंग देख लेना एनसीईआरटी में अच्छे से, और इनका अलग अलग क्षेत्रों में इनकी क्या नाम है, क्या संख्या, बस ये चीज़ें आपको इतनी इसके अंदर याद रखनी है, ठीक है। बस इतना काफ़ी है। एनसीईआरटी के फिगर को अच्छे से देखिए, उसकी थ्योरी पढ़ लें, इनके नाम आप लोग याद रख लें। अब अगली क्लास में कल अपन जो है जॉइंट्स डिसऑर्डर वगैरह की बात करेंगे। तब तक के लिए आज इतना काफ़ी, आप लोग बढ़िया से इसको रिवाइज करें, ठीक है।